नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपकी निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिए कि ये एक बिजनेस न्यूज़ चैनल है और आपके इन्वेस्टमेंट की खबरें दी जाती है, इन्वेस्टमेंट का टिप्स नहीं। तो सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड, फिर सिल्वर, फिर शेयर बाजार पे। सिल्वर पे रॉबर्ट कियोसाकी का जो ट्वीट आया है कि $200 प्रति ट्रॉय आउंस चला जाएगा, जो 10 फरवरी का ट्वीट था। तो क्या वो संभव है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले गोल्ड पे बात करते हैं कि गोल्ड में जो है मजबूती कल फिर से वापस लौटी। एक समय जो है वो 4860 जो एक सपोर्ट लाइन था, पहला सपोर्ट लाइन था, उसके आसपास मंडराता हुआ दिख रहा था। अगर उसको तोड़ देता तो फिर 4670 पे चला जाता। उसके बाद से फिर नीचे का और भी था, लेकिन वहाँ प्रोटेक्ट किया। उसमें दो बातें आ गई जो है। एक तो सबसे पहले कि जो रसिया और यूक्रेन के बीच जो बातचीत हो रहा था अमेरिका के देख रेख पे, वो विफल हो गया और यूक्रेन की तरफ से कहा गया कि ये काफ़ी कठिन है। तो जो एक चीज़ जो देखा जा रहा था कि दोनों के बीच इस बीच जो खबरें आई थी कि रसिया जो है थोड़ा-सा बैकफुट पे जा सकता है और तमाम बातें, वो सब विफल हो गया, नंबर एक। दूसरा, ईरान के साथ जो यूएस की जो बातचीत हो रही थी, बातचीत तो पॉजिटिव लग रहा था, लेकिन ईरान के मंत्री के द्वारा कह दिया गया कि ये समझौता होना नामुमकिन है। तो यानी दोनों बातें विफल हो गई। साथ में फेड की जो बैठक थी, उसमें इंटरेस्ट रेट के कट को लेकर आपस में डिवीजन था, जिसका परिणाम ये हुआ कि गोल्ड में तेजी लौटी है और 1.79% की तेजी रही। $4975 प्रति आउंस पे ट्रेड करता हुआ इस समय दिख रहा है। अगर इंडियन करेंसी में उसको कहा जाए तो 1,53,943 जो है रुपीस प्रति 10 ग्राम। देखिए, गोल्ड में जो है अमेरिका का इकॉनमी तो एक पॉइंट है ही है, काफ़ी बड़ा मेजर पॉइंट है। अमेरिका के इकॉनमी के कारण गोल्ड बढ़िया करेगा और 16 मई को जो नए फेड चीफ आएंगे वो किस तरीके से चीज़ें करते हैं, उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन एक दूसरी खबर जो इसको मजबूती देगा वो चीन का, क्योंकि चीन का जो बैंकिंग सिस्टम है वो काफ़ी ज़बरदस्त लड़खड़ाता हुआ देखा जा रहा है वहाँ पे। क्योंकि जिस तरीके से जापान में हो गया था कि 1990 में जो बैंकिंग सिस्टम जिस तरीके से उसका बैठा और उसके बाद से बहुत दिनों तक जो है उसकी इकॉनमी वहाँ स्थिर रही, ऐसा ही कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है चीन के बैंकों से। तो उस पर एक रिपोर्ट सामने पेश है। और चूंकि चीन जो है वो दूसरा बड़ा इकॉनमी है अमेरिका के पास, अमेरिका $30 ट्रिलियन की इकॉनमी है और चीन जो है वो लगभग $20 ट्रिलियन की इकॉनमी है। तो अगर वहाँ भी गड़बड़ होता है तो वो गोल्ड को मजबूती प्रदान करेगा। तो गोल्ड के लिए एक दूसरा सपोर्ट लाइन जो है वो चीन वाले चीज़ों से उभर कर सामने आ रहा है। देखिए, 1990 में क्या हुआ था कि जापान जो है उसने ज़बरदस्त पहले लोन बांटे, फिर उसमें से लोन बहुत सारे खराब लोन हो गए, उसके बाद ब्याज दर बिल्कुल कम हो गया, आगे लोन देना मुश्किल हो गया उनको, या बैंकों ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं दे पाएंगे। तो उसके बाद से जो है इकॉनमी उसकी बड़ी ज़बरदस्त फंसी और उसमें बड़ा रोल अमेरिका का भी था, तमाम चीज़ था। उन डिटेल्स पे हम नहीं जाते हैं। यहाँ का जो नंबर 1 बैंक है वो चीन का है, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स बैंक ऑफ चाइना। दुनिया के जो 20 बड़े बैंक हैं उसमें से 4 बैंक चाइना का है और इसकी स्थिति ऑलमोस्ट वैसा ही अभी दिख रहा है जैसा कि जापान में 1990 में बैंकों की स्थिति थी। क्योंकि सरकार की तरफ से इन पे बड़ा ज़बरदस्त दबाव है कि आप जो है कम मार्जिन पे लोन दीजिए, तो उससे बैंक का मुनाफा घट रहा है। साथ में जो खराब लोन है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि उनकी तरफ से कहा गया है कि जो है 1.5% ही हमारे खराब लोन जा रहे हैं, लेकिन इसमें स्टैनफोर्ड का एक शोध हुआ है जिसमें ये बताया जा रहा है कि 8% से ज़्यादा जो है खराब लोन जा रहा है, जो डिफ़ॉल्ट करता जा रहा है। दूसरा, काफ़ी कम जो है ब्याज दर है वहाँ पे, जिसके कारण बैंकों पे दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन टाइटनेस वहाँ बहुत ज़बरदस्त ढंग से देखा जा रहा है। और पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना जो है वो ब्याज दर घटा रही है, लेकिन बैंक जो है वो अब दर घटाने से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उससे घटाएंगे तो हमारा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो ये चीज़ वहाँ से एक रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, क्योंकि हो ये गया है कि जो रियल एस्टेट बबल हुआ था चाइना में 2008 के बाद से, वो बबल पूरी तरीके से अभी तक चीन उससे उभर नहीं पाया है और चीन में जो है डिफ्लेशन का खतरा और तमाम चीज़ें देखी जा रही थी। तो अभी जो स्थिति है वो थोड़ा गंभीर हो गया है और जीडीपी का टारगेट उसने 5% रखा था, जिसके कारण जो है उन पे बैंकों पे लोन देने का दबाव बढ़ रहा था और वो देख रहे थे कि वह सिस्टम में फंस सकता है। तो अब सरकार की तरफ से ये किया जा रहा है कि 4.5% जो है वो जीडीपी का ग्रोथ रखा जाए, क्योंकि नहीं तो एक बहुत ज़बरदस्त क्राइसिस वहाँ से उभर सकता है, वहाँ के बैंकिंग सिस्टम से। चीन जो है लगातार 15 महीने से गोल्ड खरीद रहा है। वो गोल्ड जो है वो 2 कारणों से खरीद रहा था। एक तो जो डॉलर के अगेंस्ट जो उनका मुहिम है वो, और दूसरा अपने करेंसी को जो है मजबूती देने के लिए, चूँकि उसके करेंसी पे भी दबाव पड़ रहा है इन तमाम चीज़ों को लेकर। तो ये चीज़ें जो है
जो गोल्ड के रेट में जो बातें हो रही हैं इस समय, तो अब गोल्ड में 2-3 फैक्टर हो गए। एक तो हो गया कि अब जो है अमेरिका इकॉनमी, दूसरा जियोपॉलिटिकल, और तीसरा ये चाइना वाला भी जो है एक सपोर्ट लाइन दे रहा है गोल्ड के प्राइस को बढ़ाने में। तो ये अब देखना है आगे किस तरीके से रहता है, क्योंकि 2026 का जो टारगेट दिया गया है वो जेपी मॉर्गन के द्वारा दिया गया है 6300 के आसपास, और जेफरीज के द्वारा दिया गया है 6600। हालांकि गोल्डमैन की तरफ से 5400 के आसपास दिया गया था, लेकिन वो उसने अभी तक अपडेट नहीं किया है। हो सकता है वो अपडेट कर दे आंकड़ा। तो ये सब चीज़ें जो सपोर्ट कर रहा है तो गोल्ड को एक मजबूती दे रहा है। साथ में जो नए फेड चीफ आएंगे 16 तारीख को, अब वो किस तरीके के पॉलिसी पे बदलाव करते हैं, क्या करते हैं, तो उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। तो अभी गोल्ड में जो भी रैली है, असली रैली आपको 16 मई के बाद से, जब वो संभाल लेंगे, एक आध महीना गद्दी संभालने के बाद जो आउटलुक उनका दिखने लगेगा, उसके हिसाब से फिर गोल्ड रिएक्ट करेगा। अब बात करते हैं सिल्वर को लेकर। देखिए, सिल्वर को लेकर रॉबर्ट कियोसाकी का जो ट्वीट था 10 फरवरी का था, पहले भी हमने देखा था, उसमें था कि भाई हम $200 हो जाएगा सिल्वर 2026 तक, ऐसी बात उन्होंने उसमें लिखी। साथ में उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट देने के लिए कि हमने जो है $83 पे जो है 600 जो है यूएस ईगल सिल्वर खरीदा है, ये बात उन्होंने कही। और 83 से आप देखें तो लगभग 150% की बढ़ोतरी की बात वो कह रहे हैं 11 महीने के अंदर में। मतलब कि एक तरीके से देखिए कि एकदम सुपर बुल रन होगा तभी ये चीज़ हो सकता है। अगर रॉबर्ट कियोसाकी लोग जो हैं क्या करते हैं, ये जनता को गुमराह करते हैं, इनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन चूंकि आप लोगों की तरफ से बहुत दबाव होता था कि सिल्वर क्या जाएगा क्या जाएगा क्या जाएगा, तो उस पर सोचा कि एक आकलन कर लेते हैं। तो ये जो है जनता को गुमराह करते हैं। एक्चुअली ये हुआ होगा कि ये ठीक ठाक सिल्वर में इन्वेस्ट पहले किए हुए हैं सस्ते दरों में, और ये रैली उससे मिस हो गया होगा। जो $100 से ऊपर वाला जो आया फोमो लाइन, वहाँ ये मिस कर गए होंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, माहौल क्रिएट करके फिर से वही फोमो लाइन जो 100 के ऊपर क्रिएट हुआ था इस समय, इन्हीं लोगों के कारण क्रिएट होता है। तो ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि जो 600 ईगल जो है सिल्वर, वो होता है वहाँ पे होता है एक जो ईगल सिल्वर होता है वो 1 ट्राई आउंस का होता है। अगर 1 ट्राई आउंस का हो गया तो इसकी टोटल कीमत जो है $83 पे जो उन्होंने कहा है, उसके हिसाब से 50 लाख रुपये होंगे, सिर्फ 50 लाख। अगर मान लीजिए कि चलिए उसने 1 केजी वाला खरीद लिया होगा, जो है हालांकि ट्राई आउंस वाला ही होता है वो, जो है सिल्वर कॉइन होता है वो, अगर मान लीजिए 1 किलो वाला बार ही खरीद लिया होगा उसने, तब भी उसका टोटल रकम जो है वो 14.37 करोड़ होता है, 14.5 करोड़ बनता है। अब रॉबर्ट कियोसाकी साहब के पास 15,000 मकान है, ऐसा दावा करते हैं वो, तो उनके लिए 15 करोड़ क्या है, कुछ भी नहीं है। 15 करोड़ तो अपना चांदनी चौक का व्यापारी खरीद लेते होंगे। तो ये सब जो हैं, हालांकि वो 15 करोड़ होगा नहीं, वो होगा 50 लाख। तो ये 50 लाख खरीद कर एक उसने ट्वीट दे दिया, एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं ताकि जनता उसमें आ जाकर फंस जाए और जनता ट्रैप हो जाए, और जनता यहाँ पे सोचने लगती है भाई $200 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 150% बढ़ जाता है 83 से, तो उनको तो बहुत पैसे लगा देना चाहिए, उनके पास तो बहुत पैसे हैं, 1000 करोड़ लगा देना चाहिए था। 1000 करोड़ लगा देते तो 1500 करोड़ का फ़ायदा होता ना। अब 50 लाख का जो आपने लगाया है, ये कितना होगा, 75 लाख का फ़ायदा होगा अगर उतना बढ़ गया तो वहाँ दांव तो पूरा लगा देना चाहिए आदमी को। और चूँकि वो उसमें तो है नहीं सिस्टम में कि भैया डाइवर्सिफाई कीजिए, अपने पोर्टफोलियो का इतना % रखिए, उस फॉर्मूले में तो रहते नहीं है। उनका तो सिंपल फॉर्मूला है कि गोल्ड सिल्वर बिटकॉइन पे लगाओ। तो 100% जब उसमें कह रहे हैं तो 33% ही लगाए थे सिल्वर पे, तो नहीं लगाते हैं, ये आप लोगों को गुमराह करते हैं। और सिल्वर पे जैसा जो चीज़ देखा गया था, जो कि सिल्वर का जो सफ़रनामा शुरू हुआ था जब $40 से $50 के बीच, देखिए सिल्वर में टाइटनेस था, सिल्वर में डिमांड सप्लाई का गैप चल रहा था, पिछले 5-6 सालों से चल रहा था, और चलते चलते फिर सिल्वर में स्वाभाविक सी बात है कि उसके रेट में इजाफा होगा। जब शॉर्टेज था इतने दिनों से था, तो जितना जो पाइलअप किया हुआ था वो पहले ख़त्म हो गया, वो तो 22 में ही ख़त्म हो गया, उसके बाद से फिर से नया क्रिएट होने लगा। तो 40-50 में फिर जो है तेज़ी से भागा सिल्वर, स्वाभाविक सी बात है। तो उस समय जो है प्रोड्यूसर सब जो हैं उसने हेजिंग किया उस वक्त, और रिटेलर जो है जंक सिल्वर बेचने लगे जो है 50 पे, चूँकि 50 जो है वो बहुत सालों के बाद आया था। 1980 में $50 गया था, फिर 2011 में गया था, तो 2011 के बाद जो है
14 साल के बाद उस पोजीशन पे आया तो जंक सिल्वर की बिकवाली होने लगी, तो वहाँ पे चीज़ें आने लगा। और उसके बाद से क्या हो गया कि चाइना वाला क्राइसिस उभर गया कि चाइना ने सिल्वर मांगा, जब रेट भागने लगा तो उसने सिल्वर मांगा, तो अमेरिका ने उसको सिल्वर देने से मना कर दिया। जेपी मॉर्गन ने कहा कि डिलीवरी टाली गई और वो जो है फॉर सेल से नॉट फॉर सेल पे ट्रांसफ़र कर दिया गया, तमाम चीज़ हुआ वो उसमें। तो वो चीज़ के कारण फिर चीन में जो है क्राइसिस देखा जाने लगा, क्योंकि चीन के संघाई एक्सचेंज में एक समय पहले 3000 मैट्रिक टन के आसपास सिल्वर होता था, बाद में वो घट के 1000 के आसपास आ गया, और जैसा कि हम लोग हर दिन जिक्र करते हैं वो बीच में 310 हो गया था, अब 350 मैट्रिक टन के आसपास है, 350 मैट्रिक टन के आसपास है। तो वो क्राइसिस उभरा तो चीन में रेट ऊपर भागा, $10 $5 इस तरीके से ऊपर भागता चला गया। साथ में इस बीच क्या हुआ कि ये चीज़ जो है इसको स्पाइक कर दिया, और ये स्पाइक करके चला गया 80 के आसपास, जो है 50 से उछलता हुआ फिर ये $80 पे चला गया। और उस समय जो है भारत की तरफ से भी मांग बढ़ने लगी, तमाम जगह से मांग बढ़ने लगा, और उसके बाद जो है उसमें ETF की खरीदारी होने लगी, आम रिटेलर की खरीदारी जोरदार होने लगा। तो फिर ये 80 से 90 का रुख ले लिया। फिर एक चीज़ याद होगा जो हम लोग कहते थे कि कप एंड हैंडल पैटर्न टूटेगा, $96। साथ में ये होता था कि ये कब टूटेगा, 2026 में के अंत तक टूटेगा या बीच में टूटेगा ये नहीं मालूम, लेकिन टूटेगा, ये चीज़ दिख रहा था कप एंड हैंडल पैटर्न। तो वो चीज़ जो है जब 80 के रेंज पे 90 के रेंज पे जब ही गया, मतलब 80 के रेंज से ही दिखने लगा कि कप एंड हैंडल पैटर्न टूटने जा रहा है, लेकिन उसमें ये लग रहा था कि एक साल, जो हम लोग अपने बुलेटिन में बोलते थे कि 2026 के अंत तक टूटेगा कि पहले टूटेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन 2026 के शुरुआत में टूट जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। तो जब ये टूटा वहाँ पे, जब 90 के बाद से जब तेज भगाया उसने, जनवरी मतलब एक महीने पहले तक तो $90 पे था, जब वहाँ से तेज भगाया तो फिर जाकर वो हुआ फिबोनाची वाला जो आया 106 की फोमोलाइन क्रिएट हो रहा है, और उसके बाद से फोमोलाइन से फिर वो 120 पे लेकर गया और फिर वहाँ से टूटकर नीचे गिरा। तो इसमें क्या हुआ कि जितने जो स्मार्ट मनी वगैरह जो घुसे हुए थे, जो लोगों के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए हुए थे, उसने फोमोलाइन पे अपना माल चिपका दिया। और चिपकाने के बाद देखिए, जो 90 के बाद भी जो चीज़ें हो रही थी वो टाइम था, 80 के बाद भी जो बातें हो रही थी कि जो है एक साल में 96 जाएगा, तो एक साल में टाइम रहता है, 20% के आसपास उसको भागना होता है, लेकिन उसको भगा दिया तुरंत। उस फोमोलाइन में लोग ट्रैप हो गए, पूरी तरीके से फंस गए। अब जो फंस गए, इस रैली को बहुत सारे जो है स्मार्ट मनी वाले, जैसे रॉबर्ट कियोसाकी का भी जो पैसा है वो स्मार्ट मनी है, रॉबर्ट कियोसाकी साहब मिस करके होंगे मुझे लगता है उस रैली को, और अब वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया में आते हैं, तमाम जगह आते हैं, $200 वाला वो फार्मूला बेच रहे हैं। तो $200 अगर बेचते, अगर वो यहाँ पे 10,000 करोड़ रुपया लगा देते तब तो हम मानते, लेकिन अब 50 लाख या अगर 1 केजी का हो गया तो 15 करोड़ लगाकर जो फार्मूला दे रहे हैं वो गड़बड़ है कि जो अब 71 जो है एक सपोर्ट लाइन दिख रहा है, यहाँ मजबूत सपोर्ट लाइन बनता हुआ नज़र आ रहा है। 75 को रिटेस्ट कर रहा है, वो अभी तक बना नहीं है, लेकिन रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। नीचे अगर वो जाता है तो 65 पे आ जाएगा, और 65 जो है वो ओवरसोल्ड हो जाएगा, क्योंकि जो अभी जिस तरीके से टाइटनेस तो है ही है, जो रिपोर्ट जो आया सिल्वर इंस्टीट्यूट का, जो आउटलुक जो दिया है उसने, उसमें 2000 मैट्रिक टन की कमी बताया जा रहा है। तो जो डिमांड सप्लाई के बीच गैप तो है ही है, और जैसा कि हम लोगों ने भी जो रिसर्च किया था कि 2030 तक जो है वो गैप 6000 मैट्रिक टन तक का हो जाएगा, तो डिमांड सप्लाई का गैप तो रहेगा ही रहेगा। तो जो 65 जो है वो ओवरसोल्ड जोन हो जाएगा, जो है 50, अगर जो बात हो रही है कि $50 आएगा तो वो काफ़ी डीप ओवरसोल्ड हो जाएगा, वो क्राइसिस हो जाएगा, जो कि प्रतीत नहीं हो रहा है इस समय। 65 दिखता है, 50 नहीं दिख रहा है, जो है ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम बात आपको बता रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट का टिप्स नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बता रहे हैं। 71 एक बेस है, 75 रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, ऊपर बढ़ेगा तो $85 जो है वो बहुत ज़बरदस्त जो है वहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, बहुत ही तगड़ा वाला रेजिस्टेंस। और अगर उसको क्रॉस कर गया तो 91 जो है वो ओवरबोर्ड जोन हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर उछाल मार भी लेता है, अगर वो 96 के आसपास भी चला जाता है तो वो बड़ी बात होगी,
बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और अगर $100 को क्रॉस कर गया मान लीजिए इस साल के अंत में, तो वहाँ जो है बहुत ज़बरदस्त बिकवाली आएगी या फोमो लाइन क्रिएट कर दिया जाएगा। जो है 90, 92, 90 के ऊपर हो सकता है कि फोमो लाइन क्रिएट कर दे। तो ये जो सिचुएशन है, इस परिस्थिति में अभी जो बैठकर दिख रहा है, देखिए इकॉनमी है, इकॉनमी बदलता रहेगा, कुछ भी बदल जाता है, चीज़ें पूरी तरीके से बदल जाती है। लेकिन जो डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से इस वक्त 2026 में $100 जाता हुआ मुझे मुश्किल दिख रहा है। तो $100 बोले तो कितना हो जाएगा, टोटल प्राइस हो जाएगा $100 में जो हो गया 3,09,425। आज जो डॉलर का रेट चल रहा है उसके हिसाब से मतलब 3,10,000 जो है वो एक मुश्किल पड़ाव इस समय दिख रहा है। लेकिन सिल्वर है, आगे डिमांड सप्लाई का गैप है, जैसा कि हम लोग 2030 तक का जिक्र किए थे, तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब बढ़ने का अर्थ ये नहीं होता कि 100% हर साल बढ़ेगा, वो नहीं होता। जो इकॉनमी जो बढ़ता है वो 15 से 16% पे बढ़ता है। जो ये सब चीज़ें जो होती हैं, अगर सही समय पर आप एंटर किए हैं और तमाम चीज़ की हैं तो 15 से 16% बढ़ता है। लेकिन जो सिल्वर का जो पिछला 10 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा गया था, उसमें जो है 22 से 23% बढ़ते हुए देखा गया था, जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम मतलब हर साल। तो जो 22 से 23% ग्रोथ पाना अब मुश्किल है। तो यहाँ से अगर सिल्वर 15% से लेकर 18% या 20% अगर हर साल बढ़ जाता है तो वो एक बहुत ही शानदार जो है उसको बढ़ोतरी मानी जाएगी। क्योंकि शेयर बाजार ध्यान रखिएगा कि 13 से 14% भागता है। जो गोल्ड तो पहले उतना ही भागता था, गोल्ड भी अभी जो 11-12% के आसपास भागने लगा है। और अगर सिल्वर 20% भाग जाता है तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। लेकिन भागने का अर्थ यहाँ लोग ये सोचते हैं कि 100% भागे, तो 100% सिर्फ कैसीनो में हो सकता है। जो हालांकि वो कैसीनो गलत चीज़ होता है, जुआ जो खेलते हैं उसी जगह पे हो सकता है, अगर तुक्का लग गया उसको तो, और वहाँ डूब भी जाता है पैसे। तो यही बात है। बाकी हम लोग शेयर बाजार पे बात करेंगे कि में जो है कल 93 पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई और 25,819 पे बंद हुआ है, 0.37% की बढ़ोतरी के साथ। सेंसेक्स जो है वो 83,734 पे बंद हुआ है, 283 पॉइंट्स की बढ़ोतरी के साथ। मिड कैप में 0.55% की बढ़ोतरी रही है, स्मॉल कैप में 0.51% की और पीएसयू में 0.53% की। तीनों भाई एक साथ ही बढ़ा है लगता है। और एफआईज की कल खरीदारी हुई है, 1154 करोड़ की खरीदारी हुई है। डीआईज की खरीदारी हुई है, 440 करोड़ की खरीदारी हुई है। एक चीज़ जो देखा जा रहा है कि हायर लो बना रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। वीआईएक्स जो है वो नीचे गिर रहा है, जो नीचे ढलान पे प्रतिरोध दिख रहा है, तो ऊपर का ट्रेंड प्रतीत हो रहा है इस वक्त। अब होगा कि नहीं होगा ये कहना मुश्किल है। तो अब इसमें जो चीज़ें देखी जा रही है कि 25,750 के ऊपर अगर रहता है, वो अपने आप को मजबूत बना के रखता है, तो फिर 26,000 पूरी तरीके से खुल जा रहा है, उसका विंडो खुल जा रहा है 26,000 का। अगर नीचे जाता है तो 25,650 जो है वो एक बड़ा सपोर्ट लाइन है। हालांकि अभी जो रेजिस्टेंस है आज के लिए वो है 25,834 पे, दूसरा है 25,877 पे, तीसरा है 25,947 पे, और सपोर्ट जो है वो 25,694 पे है, दूसरा 25,651 पे है, तीसरा 25,581 पे है। बैंकिंग सेक्टर काफ़ी मजबूत दिख रहा है। जो बैंकिंग सेक्टर जो है वो आने वाले समय में मतलब 2026 में उसकी मजबूती दिख रही है यहाँ पे। तो इतनी ही बात है, कल मिलते हैं फिर किसी नए खबर के साथ, ठीक है। और शेयर बाज़ार से जुड़ी हुई खबरों पे अब हम आपके लिए एक्स्ट्रा मेहनत किया करेंगे। और जो मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर कल।